नमस्कार। संसद इस हफ्ते में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसद इस हफ्ते में हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हाजिर हूं मैं। संसद इस हफ्ते में हम बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की। कोरोना काल में बहुत सावधानी के साथ हो रहे इस सत्र के दौरान संसद के दोनों ही सदनों में कामकाज बेहद अच्छा रहा। इस हफ्ते संसद के दोनों ही सदनों में विश्वव्यापी समस्या बन चुका कोरोना का मुद्दा छाया रहा, जिस पर व्यापक चर्चा हुई। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किए गए। आइए शुरुआत करते हैं संसद इस हफ्ते की। चौदह सितंबर से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र कई मायनों में खास और अलग रहा। कोविड संकट में मद्देनजर इस बार सत्र के दौरान व्यवस्थाओं में बड़े और व्यापक बदलाव किए गए हैं। साथ ही संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षा मानकों के तहत कई दिशा निर्देशों का भी पालन किया जा रहा है। संसदीय इतिहास में पहली बार संसद का मॉनसून सत्र एक अलग अंदाज में चल रहा है। कोरोना संकट के मद्देनजर इस बार का मॉनसून सत्र कई बड़े बदलावों का गवाह बन रहा है। लिहाजा सदन के सुचारू संचालन के लिए कई नियम बनाए गए हैं। मॉनसून सत्र इस बार 2 पालियों में आयोजित किया गया है। सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चली, जबकि राज्यसभा के 252वें सत्र की बैठक दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चली। सत्र के दूसरे दिन यानी 15 सितंबर से राज्यसभा की कार्यवाही पहली पाली में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जा रही है। वहीं लोकसभा की कार्यवाही के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक का वक्त निर्धारित किया गया है। साथ ही इस बार संसद की कार्यवाही सप्ताह के 7 दिन यानी शनिवार और रविवार को भी आयोजित की जा रही है। कोविड-19 के मद्देनजर दोनों सदनों के सदस्यों के बैठने की व्यवस्था में भी व्यापक बदलाव किया गया है। सामाजिक दूरी के मानकों को ध्यान में रखते हुए दोनों सदनों में 6 फीट की शारीरिक दूरी को ध्यान में रखते हुए सांसदों को दूर दूर बैठाने की व्यवस्था की गई है। राज्यसभा चैम्बर की क्षमता 250 और लोकसभा चैम्बर की क्षमता 550 सीटों की है, लेकिन सामाजिक दूरी के मानकों के तहत राज्यसभा सदन में 57, दीर्घा में 51 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। बाकी 136 सांसदों के लिए लोकसभा चैम्बर में बैठने का इंतजाम किया गया है। इसी तरह लोकसभा सदस्यों के बैठने की व्यवस्था में व्यापक बदलाव हुआ है। 540 सांसदों को दोनों सदनों की प्रेस गैलरी को छोड़कर 4 स्थानों पर बैठाने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा चैम्बर में 257 और गैलरियों में 172 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा राज्यसभा चैम्बर में 60 और गैलरियों में 51 सांसदों के बैठने का प्रबंध है। लोकसभा में प्रधानमंत्री, मंत्रियों और राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए पहली 3 पंक्तियों की सीटें निर्धारित हैं। सांसदों की सुविधा के लिए सीटों पर उनके लिए संख्या लिखी गई है। इसके अलावा मॉनसून सत्र में जो अहम बदलाव हुआ है, उसमें सत्र के दौरान विभिन्न संसदीय नोटिसों और पत्राचार में विभाजन की संख्या की जगह सांसद अपनी पहचान पत्र संख्या का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था सीटों में बदलाव की वजह से की गई। इसके साथ ही हर सीट पर माइक्रोफोन और साउंड कंसोल का प्रबंध है। लोकसभा चैम्बर समेत तीनों जगहों पर बोलने वाले सांसदों की बात सभी जगहों पर सुनी जा सकती है। सदस्यों के लिए भाषांतरण की सुविधा भी उपलब्ध है। बदली हुई व्यवस्था के तहत सांसद खड़े होकर बोलने की सामान्य प्रथा की जगह अपनी सीट पर बैठकर भी अपनी बात रख रहे हैं। सांसदों से अनुरोध किया गया है कि सत्र के दौरान वे लगातार मास्क पहने रहें। राज्यसभा की सभापति एम वेंकैया नायडू कार्यवाही के दौरान सदस्यों को संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षा मानकों को अपनाए रखने की लगातार सलाह दे रहे हैं। सांसदों को मानकों के अनुसार दरवाजों के हैंडल जैसे सामान्य कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को छूने से बचने के लिए कहा गया है। संसद परिसर में 6 फीट के सोशल डिस्टेंसिंग मानक का पालन करने और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए भी कहा गया है। एहतियात के तौर पर संसद भवन में प्रवेश करने वाले सांसदों, मीडिया कर्मियों, अधिकारियों और कर्मचारियों का रैपिड एंटीजन परीक्षण रोजाना किया जा रहा है। सांसदों से कहा गया है कि वे बेहद आपात स्थिति को छोड़कर लगातार राजधानी दिल्ली में ही रहें। सत्र के दौरान संसद भवन से सांसदों के निवास तक पहुंचने के लिए
व्यापक एहतियात के साथ वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कोविड-19 के कारण किए जा रहे उपायों के तहत इस बार संसद भवन में पब्लिक गैलरियों में किसी भी आगंतुक को प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना काल में विशेष इंतजामों के साथ 14 सितंबर से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई। संसद का मानसून सत्र 1 अक्टूबर तक चलेगा। इस हफ्ते दोनों ही सदनों में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। इसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी पूरी हुई। इसके अलावा कोरोना के मुद्दे पर मंत्री के बयान पर सदस्यों ने अपनी बात रखी। राज्यसभा के 252वें सत्र के पहले दिन यानी 14 सितंबर को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी सदस्यों से कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि विधेयकों और कोविड-19 महामारी समेत देश हित से जुड़े विषय पर सार्थक चर्चा उनकी प्राथमिकता है। Since the general elections in 2014, the overall productivity of the 20 sessions have been 74%. This shows a declining curve of productivity of the House. However, there is a certain silver lining. The overall productivity of the last 3 sessions of the House has been 94.60%, the best for 3 consecutive sessions in the last 5 years. मानसून सत्र के पहले दिन उच्च सदन में विभिन्न राज्यों से चुनकर आए कुल 15 सदस्यों ने राज्यसभा सदस्यता की शपथ ली। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। আমি অর্পিতা ঘোষ রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া সত্যনিষ্ঠার সহিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस के मौके पर राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि संसद लोकतंत्र का स्तंभ है और विधायिका के तौर पर सांसद लोकतांत्रिक सिद्धांतों के ध्वजवाहक हैं। Democracy is a universal value is based on the freely expressive will of the people to determine their own political, economic, social and cultural systems and their full participation in all aspects of life. India is being the largest democracy in the world. The importance of day for us cannot be emphasized enough. Democracy is the thread which holds us together. It is the bedrock of our unity in diversity. It is the binding force which has helped propel our country on the path to progress. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 सितंबर को लोकसभा और 17 सितंबर को राज्यसभा में चीन के साथ लद्दाख सीमा पर बने हालात का बयान दिया। रक्षा मंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि चीन ने उकसावे की कार्रवाई की है, लेकिन भारत हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। मैंने स्पष्ट तरीके से हमारी चिंताओं को चीनी पक्ष के सामने रखा है, जो उनकी बड़ी संख्या में ट्रूप्स की तैनाती, आक्रामक रवैया और एक तरफा स्टेटस को बदलने की कोशिश से संबंधित था। इन सब सारे मुद्दों को अपने काउंटर पार्ट के सामने हमने रखा है और मैंने 2 टूक शब्दों में यह स्पष्ट किया कि हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष हमारे साथ मिलकर काम करे। वहीं हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। यह भी हमने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। रक्षा मंत्री के बयान पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत ने आज तक किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया है। मैं सभापति के नाते एक व्याख्या करना चाहता हूँ देशवासियों के लिए और पूरा विश्व के लिए भी। भारत का परंपरा, भारतीय संस्कृति हमेशा वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हमारा पूरा इतिहास में हजारों साल में हमने कभी भी किसी देश के ऊपर हमला किया नहीं। एक ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं है। ये हमारा परंपरा है, इसी परंपरा को हम आगे रख रहे हैं। 17 सितंबर को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कोरोना महामारी और सरकार के कदमों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कोविड-19 वैक्सीन अगले साल की शुरुआत में उपलब्ध हो जाएगी। वैक्सीन के लिए जैसे दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं, वैसे ही उतने ही प्रभावी प्रयास भारत में हो रहे हैं और भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं उसमें 3 लगभग ऐसे हैं जो फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के अंदर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक एक्सपर्ट ग्रुप इस सारे विषय को भी बहुत गहराई से
अध्ययन कर रहा है, एडवांस्ड इसके संदर्भ में प्लानिंग है। हमारे को उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। 19 सितंबर को सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में एक बार फिर सदस्यों को कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती और उपचारात्मक उपायों को अपनाने का सुझाव दिया। The best safeguard, according to them, is mask. Second is safe distance, surakshita dur, whatever you call. And third one is hygiene, maintain hygiene, washing your hands, cleaning them with Dettol or whatever it is from time to time, and keep yourself free from this any sort of infection. And the fourth thing is about the need to keep immunity levels of your body. That is possible by healthy food habits, healthy life, and also some amount of exercise. I hope every one of my members will remember these 4 things that have been said by ICMR, Health Ministry and Home Ministry, and cooperate so that we can operate and then complete our business at the earliest and go back to serve our people. कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने 20 सितंबर को सदन की सदस्यता की शपथ ली। मॉनसून सदन के शुरुआती 7 दिनों में दोनों ही सदनों में जनहित से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना महामारी काल के दौरान शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के पहले हफ्ते में राज्यसभा से कई महत्वपूर्ण विधेयक जो हैं वो पेश किए गए, साथ ही कई अहम विधेयक पारित भी किए गए। राज्यसभा के 252वें सत्र के पहले हफ्ते में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी मिली। सप्ताह के पहले दिन यानी कि 14 सितंबर को राज्यसभा में मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक 2020 और महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 समेत 2 और विधेयक सदन में पेश किए गए। वहीं मंगलवार 15 सितंबर को वायुयान संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा में चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वायुयान संशोधन विधेयक 2020 में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1934 के कानून में बदलाव के प्रावधान हैं। So I say with a great degree of satisfaction and humility that the total number of passengers, Indian citizens stranded abroad who have been brought back is close to 1.6 million, 16 lakhs, and about 300 to 400,000 have been carried out. This is the largest, most comprehensive process of evacuation and repatriation of Indian citizens or of citizens of any country at any time in history. 16 सितंबर को राज्यसभा में चर्चा के बाद आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 पारित कर दिया गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये विधेयक आयुर्वेद और संबद्ध क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए है। सर, ऑन एवरी पैरामीटर we can most objectively certify and say that right now this is probably the number one institution which deserves this status. I can only say, sir, that it is a very humble beginning. So I'm sure once we make this humble beginning with one institution which will catch the attention of the international community also because of the work that it is already doing, which has got international recognition in so many fields. This will make a very good beginning for other institutions to grow up in their stature so that they can later on in future be considered by the parliament for giving the stature. मॉनसून सत्र के 5वें दिन यानी कि 18 सितंबर को राज्यसभा में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा से पारित हो गया। इसके साथ ही भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 को भी उच्च सदन से मंजूरी मिल गई। दोनों विधेयकों को ध्वनि मत से पारित किया गया।
उच्च सदन में दोनों विधेयकों पर एक साथ चर्चा कराई गई। चर्चा का जवाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया। सरकार हर तरीके का जो मोस्ट मॉडर्न और जो मोस्ट यूज़फुल जो रिफॉर्म जो मेडिकल एजुकेशन में और सारे इंडियन सिस्टम्स में और दूसरे मॉडर्न सिस्टम्स में होना चाहिए वो कर रही है। इसके साथ ही शुक्रवार 18 सितंबर को सांसद वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को उच्च सदन से शुक्रवार को पारित कर दिया गया। Whatever I say, this is a 2 years temporarily, this is suspended, and all other things, only this bill relates to. One is minister's salary deduction, reduction in the minister's salary, MP salary. शुक्रवार 18 सितंबर को ही मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक 2020 भी पारित हो गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए सरकार संसाधन जुटा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने सोचा है हम एक आदर्श दिखना चाहिए। इसी दृष्टि से पहले मंत्रिमंडल के सदस्य सभी लोग अपने जो अलावेंस होगा उसमें 30% कम करके सेविंग करना चाहिए। ये कितना पैसा है इसका महत्व नहीं है, ये प्रधान सेवक से लेके सभी मंत्री तक सभी लोग कुछ बचत करके लोगों को आदर्श दिखना चाहिए। वहीं शनिवार 19 सितंबर को इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड दूसरा संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा से पारित हो गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। Section 7 related, which is the financial creditor, 2,789 company cases had been resolved even before they got admitted into the NCLT. And this amount which got disposed in this resolution is 1,96,171 crores. Section 9 related, which is the operational creditor related cases, sir, even before admission, and I'm giving data of 31st July 2020. शनिवार 19 सितंबर को ही राज्यसभा में महामारी संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया गया। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इसमें महामारियों से जूझने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को संरक्षण प्रदान करने की कोशिश की गई है। On 22nd of April, the Government of India had brought this ordinance, and through this ordinance we have in fact amended the Epidemic Diseases Act of 1897, and thereby for those who are causing violence and other hurt of any nature, grievous or insulting the medical professionals and others, it has been made a cognizable offence which cannot be bailed out, non-bailable offence, and also the definite punishments have been prescribed in terms of imprisonment from 3 months up to 5 years, or from 6 months up to 7 years, and then also monetary fines etc. वहीं रविवार 20 सितंबर को किसानों के सशक्तिकरण और कृषि सुधार के लिए ऐतिहासिक 2 विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हो गए। इसके साथ ही कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को संसद की मंजूरी मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मॉनसून सत्र के पहले हफ्ते में लोकसभा में कई विधेयक पेश किए गए और कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित भी किए गए। मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार 14 सितंबर को लोकसभा से राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2020 और राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2020 ध्वनिमत से पारित हो गए। दोनों विधेयकों को बजट सत्र के दौरान ही राज्यसभा से मंजूरी मिल चुकी है। इन दोनों कमीशंस के बनने के बाद जिस प्रकार से नेशनल मेडिकल कमीशन का एक हिस्टोरिक रिफॉर्म भारत के अंदर आज़ादी के 70 साल के बाद इंट्रोड्यूस हुआ, उसी प्रकार से इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथी को भी इन कमीशंस के बनने के बाद एक बहुत अधिक प्रगति के पथ पर, ट्रांसपेरेंसी के पथ पर और
करप्शन फ्री एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के बड़े रिफॉर्म्स की दिशा में हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे। इसके साथ साथ ये भी मैं सूचित करना चाहता हूँ कि सरकार आने वाले समय के अंदर योगा के बारे में भी इसी प्रकार का जो है एक कमीशन जो है बनाकर वो भी उसके बारे में भी विचार कर रही है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार 15 सितंबर को लोकसभा में 2 विधेयक पारित किए गए। इसमें कोरोना महामारी से पैदा हुए हालात के मद्देनजर सांसदों के वेतन को 30% कम करने के मकसद से लाया गया संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 शामिल है। वहीं बुधवार 16 सितंबर को लोकसभा ने बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक के पारित होने से सहकारी बैंकों में बेहतर गवर्नेंस और निगरानी सुनिश्चित होगी। संसद के मॉनसून सत्र के चौथे दिन यानी 17 सितंबर को लोकसभा ने किसानों के हित से जुड़े 2 अहम विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। ये 2 विधेयक कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 हैं। यह किसान को बांधने वाला विधेयक नहीं है, यह किसान को स्वतंत्रता देने वाला विधेयक है। इससे लाइसेंस राज समाप्त होगा, इंस्पेक्टर राज समाप्त होगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा। किसान भी स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने उत्पादन को बेच सकने के लिए आज़ाद होगा और व्यापारी भी पूरे देश में कहीं भी व्यापार करने के लिए आज़ाद होगा। वहीं शुक्रवार 18 सितंबर को लोकसभा ने विनियोग सांख्यांक 4 विधेयक 2020 और विनियोग सांख्यांक 3 विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा का जवाब दिया। I have a feeling there is definitely a misunderstanding. ये फोर्स मेजर क्लॉज को उपयोग करते हुए हम किसी स्टेट का अधिकार को छीन नहीं रहे, हमारी जिम्मेदारी को निभाने में से दूर नहीं हो रहे। स्टेट्स को जो देना है उससे आप भाग रही हो, वो आर्ग्यूमेंट एकदम गलत है। हम कहीं भी स्टेट्स को जो पैसा देना है उसको ना देंगे ऐसे कहीं बयान नहीं दिया, हमारे ऑब्जेक्ट भी वो नहीं है। इसके साथ ही लोकसभा ने 19 सितंबर को कराधान और अन्य विधियों के कुछ प्रावधानों में संशोधन और छूट देने से संबंधित विधेयक और कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को भी मंजूरी दे दी। इसके तहत कुछ अपराधों को आर्थिक जुर्म की श्रेणी से बाहर निकाला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हुई। राज्यसभा में एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश दूसरी बार उच्च सदन के उपसभापति चुने गए। उन्होंने आरजेडी सांसद और विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार मनोज झा को हराया। और इसी के साथ संसद इस हफ्ते में आज बस इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। संसद के मॉनसून सत्र और राज्यसभा के 252वें सत्र के पहले दिन जेडीयू सांसद और एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश को लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया। उपसभापति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि उपसभापति के चुनाव के लिए 5 प्रस्ताव मिले हैं। इसके बाद सबसे पहले बीजेपी के जेपी नड्डा ने प्रस्ताव को सदन के समक्ष मंजूरी के लिए पेश किया। मैं जगत प्रकाश नड्डा आपके अनुमति से ये प्रस्ताव करता हूं कि श्री हरिवंश जी को राज्यसभा का उपसभापति चुना जाए। जेपी नड्डा के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया। इसके बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने हरिवंश के उपसभापति चुने जाने की घोषणा की। I declare that Sri Harivansh ji has been chosen as the deputy chairman of the Rajya Sabha. हरिवंश के उपसभापति चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दलों के सदस्यों ने उन्हें बधाई दी। मैंने महसूस किया है हरिवंश जी के लिए जो सम्मान और अपनापन मेरे मन में है, इन्हें करीब से जानने वाले लोगों के मन में है।
वही अपनापन और सम्मान आज सदन के हर सदस्य के मन में भी है। ये भाव, ये आत्मीयता हरिवंश जी की अपनी कमाई हुई पूंजी है। बहुत कम समय में इस पद पर रहकर सभी दलों के जो प्रतिनिधि इस सदन में हैं, उनके साथ न्याय करने का पूरा प्रयास किया है। वो बहुत ही बड़े विद्वान हैं, लेखक हैं, और इस फील्ड से जो आते हैं उनके लिए सभी बराबर होते हैं। हरिवंश के उपसभापति चुने जाने पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी उन्हें बधाई दी। I rarely see Harivansh ji without a smile on his face. That's a great quality in conducting the proceedings of the House, in spite of even grave provocations at times. I once again extend my best wishes to Harivansh ji. I am sure he continues to serve this august House with the same zeal, tenacity and vigor that is worthy of stature and dignity of this House. I wish him all the success for the office he is going to adorn, and second time in a row. वहीं नवनिर्वाचित उपसभापति ने सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी दलों के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हमें अपने सदन के संविधान निर्माताओं की मंशा एवं आज के समय की मांग के अनुसार चलना होगा। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान सदन इस काम को अध्यक्ष जी आपके मार्गदर्शन में बखूबी किया है, आगे भी कर सकता है। आप में से एक एक माननीय सदस्य के सहयोग से। सर, संविधान सभा में जब सेकंड चैम्बर पर चर्चा हो रही थी तो यह अपेक्षा थी कि हड़बड़ी में कानून न बने, इसमें सदन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। साथ ही श्री गोपाल स्वामी अयंगर ने संविधान सभा के सेकंड चैम्बर से संबंधित आर्टिकल को स्वीकार करते समय भाषण दिया। उसमें कहा, I quote, I think on the whole balance of consideration is in favor of such a chamber and taking care to see that it does not prove a clog either to legislation or administration. यह संतुलन हमें मिलकर कायम करना है। मैं पुनः कहूंगा, आप सबके सौजन्य से यह दायित्व हमें मिला है, आभारी हूं। जेडीयू सांसद हरिवंश लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बने हैं। इससे पहले हरिवंश को 9 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति के लिए चुना गया था। उनके पहले कार्यकाल की सदस्यता की अंतिम तारीख 9 अप्रैल 2020 थी। इस तारीख तक वे उच्च सदन के उपसभापति के पद पर रहे। इसके बाद 10 अप्रैल 2020 से हरिवंश एक बार फिर राज्यसभा के सदस्य के तौर पर चुने गए।